हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स आव्यूह। चैप्टर 3 और 4 मैट्रिक्स और सारणी, ये आपकी बुक की सबसे आसान प्रश्नावली है और शायद 7 और 8 नंबर की प्रश्नावली है। देखो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो समान राशियों या फिर संख्याओं को उस व्यवस्थित क्रम में लगाना, उस व्यवस्थित क्रम में लगाना या उन अवयवों के समूह को जिसके लिए इन्हें पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित किया जा सके। तो ये क्या बनती है? एक प्रकार से मैट्रिक्स। देखो जैसे मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्केल होता है इस प्रकार से। या तो आपको इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर सकते हो, ब्रैकेट बोलते हो, या इस तरीके से बंद कर सकते हो, या आप ये डबल लाइन से। ठीक है, अब इसके अंदर पंक्तियां स्तंभ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये भी क्या है? बस मैट्रिक्स है। इसी प्रकार इसमें से अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का क्रम। देखो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m पंक्तियां व n स्तंभ हो तो मैट्रिक्स किस क्रम की होगी? A इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n। इस प्रकार से लिखेंगे। पंक्तियों को पहले लिखते हैं और स्तंभों को बाद में। और ए आई जे क्या है? यहाँ पे मैट्रिक्स को कैपिटल ए बी सी डी इससे दर्शाते हैं मैट्रिक्स को। ये ए क्या है? मैट्रिक्स है। और ए आई जे क्या है? यहाँ पे अवयव। ठीक है, जैसे यहाँ ए 1 1 यानी आई जे क्या है? 1 1, ए 1 2, ए 1 3, ए 1 4, ये सारे क्या हो गए? अवयव। तो इसमें ये A11 A12 A13 A14 ये हो गए। नेक्स्ट A21 A22 A23 A24, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जिसके अंदर ये सारे क्या है? इसके अवयव है। जैसे यहाँ आई का मान 1 रखा है, जे का मान भी 1, आई का 1 जे का, तो ये सारे क्या हो इसके। अब देखो इसमें पंक्तियां कितनी है? 1 और 2, इसका क्रम क्या होगा? 2। स्तंभ कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ 2 क्रॉस 4। यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी पंक्तियां और स्तंभों की संख्या को इस प्रकार से क्रॉस में लिखना। अब देखो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आता है आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार। इसमें पहला प्रकार है आपके पास रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है, स्तंभ कितने हो सकते हैं? जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते n तक। तो इसमें पंक्ति क्या है? सिर्फ एक पंक्ति है और स्तंभ कितने? n, 1 से लेके n तक। ये हो गया आपकी पंक्ति आव्यूह। इसी प्रकार नंबर 2 स्तंभ आव्यूह। एक 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते n तक। ये क्या हो? n क्रॉस 1, यानी पंक्ति तो इसमें n है लेकिन स्तंभ क्या है? सिर्फ एक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। नेक्स्ट आता है आपके पास 3 नंबर शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसको कैपिटल O से या कैपिटल O से या 0 से व्यक्त करते हैं और इसमें सारे अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्रम कितनी पंक्ति है? 3 और स्तंभ 2। इस प्रकार से नेक्स्ट आता है शून्य आव्यूह के अलावा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह पता चल रहा है आपको नाम से ही। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति व कॉलम यानी स्तंभों की संख्या बराबर हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। इस प्रकार से A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33, ये 3 क्रॉस 3 की यानी पंक्तियों व कॉलम की संख्या यानी क्रॉस सेम होंगे, 3 into 3 है, तो ये क्या हो गया आपके पास वर्ग अवयव। ये इसमें मुख्य विकर्ण क्या होंगे, ये होंगे, ये ध्यान रखना मुख्य विकर्ण हमेशा क्या होते हैं मैट्रिक्स में, विकर्ण दो होते हैं लेकिन मुख्य विकर्ण इसको बोलते हैं। इसके अवयव क्या है मुख्य विकर्ण के, A11 A22 A33, इस प्रकार से AMN तक है। अब आता है विकिरण मैट्रिक्स नंबर 5, विकिरण मैट्रिक्स या विकिरण अवयव। वह वर्ग अवयव, विकिरण मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है, वर्ग होना चाहिए, यानी वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके मुख्य विकिरण के अवयव के अतिरिक्त सारे अवयव क्या होंगे, शून्य, सभी अवयव शून्य। जैसे इस प्रकार से आपको पता है मुख्य विकर्ण क्या होता है, जैसे A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव होने क्या चाहिए, पहली बात वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की वर्ग मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, तो इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, विकिरण मैट्रिक्स। देखो विकिरण के अवयव है बाकी शून्य है तो विकिरण मैट्रिक्स, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए, वर्ग अवयव। अब आते हैं विकिरण मैट्रिक्स के अलावा नेक्स्ट अदिश अवयव। अदिश अवयव वह मैट्रिक्स या वह विकिरण अवयव। अब देखो ये वर्ग अवयव था जिससे विकिरण अवयव हुआ, अब वह विकिरण अवयव जिसके अंदर मुख्य विकिरण के सभी अवयव भी क्या हो, समान है। जैसे 1 1 1 यहाँ 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3। देखो एक अदिश अवयव है ना वो विकिरण मैट्रिक्स भी है, और एक विकिरण मैट्रिक्स है ना वो वर्ग मैट्रिक्स भी है, लेकिन एक वर्ग मैट्रिक्स विकिरण मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, और एक विकिरण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ध्यान रखना अदिश अवयव वह विकिरण मैट्रिक्स जिसमें विकिरण मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट, अब आता है इकाई अवयव नेक्स्ट, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। वह अदिश मैट्रिक्स जिसके विकिरण के सभी अवयव एक हो या इकाई हो। अब यहाँ पे मैंने एक लेके चला हूं, अगर 2 होता ना 2 भी क्या होता, सेम होता तो क्या था, अदिश अवयव। अब ये एक अदिश अवयव है लेकिन इसमें भी क्या है, मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक एक हो गए ना, एक एक एक, तो इसको क्या बोलेंगे, इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आती है नेक्स्ट 8 नंबर परिभाषा आपके पास, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और इसमें भी 2 प्रकार के, फर्स्ट ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो वह मैट्रिक्स वह वर्ग अवयव या वह वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के, जिसमें मुख्य विकिरण जैसे A11 A22 A33, यहाँ क्या आएगा A12 A13 A23, ठीक है। अब ऊपरी त्रिभुजाकार यानी ये त्रिभुज के आकार का बन गया, मुख्य वर्ग अवयव है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। मुख्य विकिरण के नीचे के सारे अवयव शून्य होंगे, वो क्या होती है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है। इसी प्रकार निम्न त्रिभुजाकार क्या हो जाएगी, A11 A22 2 के ले लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा A2। तो निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकिरण के नीचे के अवयव तो होंगे लेकिन उसके ऊपर के अवयव सारे क्या होंगे, शून्य होंगे, उसे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो आगे, देखो आगे आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। इसकी लगभग 3-4 प्रॉपर्टी है जिसमें से इंपॉर्टेंट भी है और ये परिभाषा के रूप में भी आती है। जैसे पहली देखिए आपको परिवर्त या फिर परिवर्त अवयव या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, ये इसके अवयव है, और एम क्रॉस एन है। तो इसमें क्या करोगे, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना, तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देना, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं, तो यह उस अवयव का परिवर्त अवयव बन जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, इसके पास आपके पास सममित व विषम सममित दो प्रकार के मैट्रिक्स। सममित, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही हो। इसका एग्जांपल आप खुद बना लो, जैसे 1 2 3 4, ये हो गया, ये आपके पास ए दे रखा है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दो, इसी तरह दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ये तो 2 क्रॉस 2 का था, अगर ये 2 क्रॉस 3 का होता तो 3 क्रॉस 2 का बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यदि किसी वर्ग अवयव में किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही आता है तो वह सममित मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, 2 - 3 - 3 4। ठीक है, अब ये आपके पास ए है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो 2 - 3, पहली पंक्ति को स्तंभ बना दी, -3। अब इन दोनों में फर्क है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, सममित मैट्रिक्स हो गया, यानी ट्रांसपोज उसके बराबर है। नेक्स्ट आता है विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्स, इसको होता है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें आता है यदि किसी का ट्रांसपोज, अवयव का ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक अवयव के बराबर आए, तो ये क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स होती है। जैसे ये देखा, यदि 0 0 - 2 2, ये आपका ए ऑफ ट्रांसपोज क्या निकालोगे, 0 2 - 2 0, ये आएगा। अब इसमें से अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो ए ट्रांसपोज बराबर किसका हो जाएगा, -1। ये क्या बन जाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स। एक बात आपको ध्यान रखना है, विषम सममित मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो होते क्यों, वो देखो, देखो क्या होता है इसके अंदर, अपने परिभाषा से क्या बोला है, a11 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a11, ये बोला उसका ट्रांसपोज। विकर्ण के अवयव तो चेंज नहीं होते, विकर्ण के अवयव तो चेंज नहीं होते, तो ये उसके माइनस के बराबर है, यानी a11 किसके बराबर होगा, -a11, ये इधर आएगा तो 2a11 इक्वल टू 0, a11 क्या रहेगा, 0। तो इसके मुख्य विकर्ण की इसी प्रकार a22 a33 आप निकाल सकते हो, क्या आएगा, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य ही होते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे अब इसमें देगा आपको कुछ, जैसे इसमें एग्जांपल वगैरह में यूज होने वाले प्रॉपर्टी। ये पहला देगा a + b, यानी कोई दो मैट्रिक्स है उनका योग या व्यवकलन करके उसका ट्रांसपोज करते हैं ना, उससे तो अच्छा पहले दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालो, फिर योग या व्यवकलन करो। अब आता है नेक्स्ट, के का मतलब कोई अचर, एक मैट्रिक्स है ए आपके पास, उसमें कोई अचर पद का गुणा हुआ है, अचर पद का गुणा हुआ है, तो उस गुणा करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लो, या फिर उसको बाहर कॉमन पहले निकाल के अकेले का ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स है उनका गुणा करने के बाद ट्रांसपोज करोगे ना, तो किसके बराबर आएगा, पहले बी को लिखना फिर ए को, यानी दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लिखकर पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में लिख के गुणा करोगे तब बराबर आएगा। अब इधर देगा, यदि a एक वर्ग अवयव है तो a + at, यानी a प्लस उसका परिवर्त मैट्रिक्स का योग क्या होता है, सममित होता है, और उनका माइनस विषम सममित होता है, और दोनों का मल्टीप्लाई चाहे पहले तो ट्रांसपोज कर लो फिर मैट्रिक्स से गुणा, चाहे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से गुणा कर लो, सममित आएगा। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वापस उसका ट्रांसपोज करते हैं ना, तो वापस वही मैट्रिक्स
आती है। क्यों? n क्रॉस n था, उसको n क्रॉस n में चेंज कर दिया, अब वापस करो तो n क्रॉस n ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है समान अवयव। समान अवयव वो होते हैं कोई भी आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है जैसे A और B। अब ये दोनों समान कब होगी? जब इनकी अवयवों की संख्या सेम होगी और समान अवयव बराबर होंगे। जैसे A B C D E F, ये आपको पास A मैट्रिक्स है और एक B दे रखी है आपको 4x 3x 2x 6x 7y 5y। तो यहाँ पे ये दोनों समान कब होंगे? जब अवयव इनके बराबर होंगे। यदि A बराबर 4x होगा, B बराबर 3x होगा, C बराबर 2x होगा, D बराबर 6x होगा, यानी इनके सेम अवयव, जैसे A11 A11 के बराबर होगा, A12 A12 के बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएगा? समान अवयव कहलाता है। और लास्ट इसमें रहेगा यदि किसी एक वर्ग अवयव को, इसके लिए बोलो, यदि किसी एक वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि किसी एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी होगा एक दो। ये हो गया आपकी इसकी थ्योरी, चैप्टर 3 मैट्रिक्स की सारी थ्योरी। अब इसके एग्जांपल आप खुद कर लेना और इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।